हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डी के स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 पार्ट 3। ठीक है, ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, ये हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और क्या नाम है, ये एक बहुत ही विकसित और नगरीय सभ्यता थी। तो और ये जो इसका काल है वो 1900 से 2600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और फिर इससे पिछली वाली वीडियो में हमने शिल्प उत्पादन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौर्य लिपि के बारे में। ठीक है, और शासक प्रसाद के बारे में। ठीक है, और जो वहाँ की लिपि थी वो कैसी लिपि थी, कितने चिन्ह थे उसमें, क्या था, सब अभी देखेंगे चैप्टर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मौर्य लिपि तथा बाट के बारे में। ठीक है, और जो मोहरे हैं और मुद्रांकन के बारे में। ठीक है, तो मोहरे और मुद्रांकन के बारे में जानेंगे। मोहर एक तरह से स्टैम्प। ठीक है, और हड़प्पा संस्कृति में जो सर्वोत्तम कलाकृति है उसकी मोहर है। तो जो हड़प्पा संस्कृति है उसकी जो सबसे उत्तम, सबसे अच्छी जो कलाकृति है या कला है वो है उसकी मोहरें। तो जो अधिकांश मोहरों पर जो है लघु चित्र के साथ साथ, यानी बहुत सारी मोहरें ऐसी भी हैं जिन पर क्या डिज़ाइन मिलता है हमें देखने को, कुछ लघु चित्र मिल जाते हैं, लघु लेख मिल जाते हैं देखने के लिए। मतलब छोटे छोटे लेख लिखे होंगे हैं, और क्या नाम है वो। अब जो चित्र मिल जाते हैं, आकृतियाँ उकेरी जाती हैं या बनाई जाती हैं उसके ऊपर, ये तो वो कैसे मिलते हैं। एक सिंगी सांड हो गया, भैंस, बाघ, बकरी, हाथी आदि की आकृतियाँ जो है वो उकेरी जाती हैं, या फिर जो इनकी आकृतियाँ जो है वो मोहर पर बना दी जाती है। तो अगर जैसे एक मोहर है तो ऐसी है गोल, तो उसके ऊपर या तो कुछ लिखा हो सकता है, या फिर क्या नाम है उसके ऊपर कोई डिज़ाइन बना हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी जानवर का डिज़ाइन हो गया, या फिर पेड़ पौधे, कुछ भी बना हो सकता है। मतलब कि जो मेन चीज़ें हैं वो ये है, जैसे सांड हो गया, भैंस, बकरी या हाथी, इन सब की जो मेनली जो कलाकृतियाँ मिलती हैं वो उकेरी हुई मिलती हैं। ठीक है, तो अब इसमें है मुद्रांकन का जो प्रयोग है वो मोहरों मुद्रांकन और मोहरों दोनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। तो मुद्रांकन और मोहरों का प्रयोग किस लिए किया जाता था, जैसे लंबी दूरी के जो संपर्क होते हैं उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए आपका कोई सामान है। ठीक है, अब ये आपके पास एक सामान है। ठीक है, और जैसे ये एक तरह से, ये मान लीजिए एक पोटली है आपके पास, इसमें आपका कोई सामान रखा है और आपने इसे बांध रखा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे ऐसे ही बांध देंगे। ठीक है, तो बांध देंगे ये, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर ये रास्ते में खुला हो तो कोई इसे यूज़ भी कर सकता है, इसके अंदर देख भी सकता है। इसकी गांठ खोल के कुछ देख ले इसके अंदर क्या सामान है और फिर से इसे बांध दे तो भी आपको नहीं पता चलेगा। तो फिर ये क्या करते थे हड़प्पा वासी लोग, इन्होंने मोहरों का निर्माण किया था, मोहर का। तो ये मोहर क्या होती थी, मिट्टी की बनी होती थी। ठीक है, तो ये मिट्टी की मोहर बनी होती थी। तो इसमें जैसे कि ये होता था, ये जैसे सामान है आपका। ठीक है, तो ये क्या करते थे, इसे बांधने के बाद ना, इसको बांध के इसके ऊपर वो मोहर चिपका देते थे मिट्टी की। ठीक है, और मिट्टी की जो मोहर होती थी, इसलिए जिससे कि अब आप सोचिए कि जहाँ पर भी आपको ये सामान पहुँचाना है, ये वहाँ पर ही जाकर खुलेगा जब वहाँ रास्ते में ये पूरा सुरक्षित है। अगर इसे कोई छेड़छाड़ भी करता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, इसको किसी ने छेड़ा है। कैसे कि अगर क्या नाम है, पहले अगर आप इस पोटली को खोलना चाहते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो मोहर है उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, हटाएंगे तो वो टूट जाएगी क्योंकि वो मिट्टी की तो बनी होती है। तो इसीलिए क्या होता था, जो सामान था वो सुरक्षित रहता था। ठीक है, तो इस जिससे कि मोहरों का जो उपयोग था वो काफ़ी ज़्यादा माना जाता था। और क्या था, अब जैसे कि ये है, ये देखिए, सामान से भरे थैले को लंबी दूरी पर भेजने के लिए प्रयोग किया जाता था, या किसी थैले में सामान उसे भेजने से उससे पहले मोहर लगा दी जाती थी, गीली मिट्टी से बनी होती थी। जैसे कि मैंने आपको समझाया था, गांठ बांधने के बाद गीली मिट्टी को मोहर मोहर से छापी जाती थी। मतलब कि ऐसा होता था, जैसे कोई भी मोहर है किसी भी डिज़ाइन में, चाहे ऐसी हो
चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो, किसी भी तरीके से उसको गीली मिट्टी को उस शेप दे के, चाहे गोल हो चकोर हो कैसी भी दे के, उसके थैले के ऊपर लगा दिया जाता था और फिर उसके ऊपर जो है वो अपने एक डिज़ाइन रखते थे, उसके ऊपर छाप देते थे उस मिट्टी के ऊपर, तो फिर वो डिज़ाइन एक बन जाता था। अब जैसे ये शेप बना ली और फिर इसके ऊपर जो है वो स्टैम्प जो है वो धर के छाप दी। जैसे कि आपने भी देखा होगा, जैसे आपको पेज मिलते हैं, ठीक है, पेज आपके पास, और अगर आप जैसे स्टैम्प लगवाने चाहते हो तो वो क्या करते हैं, इस पेज के ऊपर ही एक उनके पास स्टैम्प होती है, उसको स्याही में लगा के छाप देते हैं। तो इसी तरीके से उनके पास भी स्टैम्प होती थी या कुछ भी चीज़ होती थी जिसके ऊपर वो डिज़ाइन बने रहते थे, वो भी उसके ऊपर छाप देते थे, जिससे कि वो अंदर गड़ के और उसके ऊपर डिज़ाइन जो है वो बन जाता था। अब मोहर छापने से यह पता चल जाता है कि किसके द्वारा किसके द्वारा जो है भेजा सामान है। यानी मोहर को छाप दो तो उससे पता चल जाता है कि सामान है वो किसने भेजा है और सामान जो है उससे छेड़छाड़ हुई है या ये सुरक्षित है। तो अगर क्या नाम है, कोई भी इंसान है उसकी अलग पहचान होती है। अगर आप डॉक्टर से स्टैंप लगवाने जाएंगे तो उसकी जो स्टैंप ऊपर क्या नाम है, MBBS या जो भी उसकी पोस्ट होगी, डेजिग्नेशन, वो लिखी होगी। किसी प्रिंसिपल से लिखवाएंगे तो उसकी वो लिखी होगी डेजिग्नेशन, या फिर जो भी क्या नाम है वो होगा। तो इसी तरीके से जो भी इंसान सामान मंगाता था तो वो अपनी ही जो उसके जिस चीज़ मतलब उसकी एक स्पेशल मोहर होती थी, जिस कोई भी अगर वो किसी के यहाँ भी सामान भेज रहा है तो उसको देखकर पता चल जाता था। जैसे कि एक मान लीजिए, एक मिनट, ये देखिए, मान लीजिए एक इंसान ये है, ठीक है, एक ये है और एक इंसान ये है, ठीक है। इसके यहाँ इसने जो है इसके यहाँ पर सामान भेजा, ठीक है। अब मान लीजिए ये डॉक्टर है, ठीक है, तो इसके नाम के आगे डॉक्टर लिखा होगा। अगर ये स्टैम्प इसको कोई सामान भेजता है तो उस सामान के ऊपर जो इसकी स्टैम्प लगी उस पर डॉक्टर देख के, ये डॉक्टर देख के तो इसे पता चल जाएगा कि इसे किसी डॉक्टर ने सामान भेजा है। तो इसी तरीके से जो वहाँ के लोग होते थे और अगर स्टैम्प जो है वो ठीक ठाक है, टूटी हुई नहीं है, तो उसके साथ जो है सामान के साथ भी छेड़छाड़ नहीं हुई है, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर बार मोस्टली पूछा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन ये है, आपके पेपर में ज़रूर आ सकता है, तो इसको ध्यान से देखना। एक रहस्यमयी लिपि। तो सबसे पहले जो हड़प्पा की लिपि है वो रहस्यमयी लिपि क्यों है? तो हड़प्पा की जो लिपि है वो रहस्यमयी लिपि इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो हड़प्पा की लिपि है उसको ना हमारे जो पुरातत्वविद हैं अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, क्योंकि उसमें जो चिन्हों की संख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है, और जो उनकी लिपि है वो एक चित्रात्मक लिपि है, यानी कि वो चित्रों के द्वारा, जैसे हम अब शब्दों से लिखते हैं ना, जैसे मैंने आप जो भी लिख रखा है तो आप ये शब्द लिख रखे हैं मैंने, जैसे कि आप क्या है इसे पढ़कर समझ पा रहे हैं, पर अगर मैं इसकी जगह चित्र बना दूँ तो क्या आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा? नहीं ना। तो इसी तरीके से जो उनकी लिपि है वो चित्रात्मक लिपि है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह ही हड़प्पा के लोग हैं वो लेखन काल का आविष्कार किया था। जैसे कि मेसोपोटामिया में आपने देखा होगा कि उनकी जो भाषा थी वो सुमेरियन थी मेसोपोटामिया में, है ना। तो उन्हीं की तरह जो हड़प्पा, जैसे मेसोपोटामिया में अपने लेखन कला का विकास किया था कि वो कीलाकार लिपि से लिखते थे जिन्हें क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा मेसोपोटामिया की लेखन कला के बारे में, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हड़प्पा के लोग थे वो भी जो है लेखन कला का जो है आविष्कार किया था इन्होंने भी, पर इनकी जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। हड़प्पाई लिपि का जो पहला नमूना है वो 1853 में मिला और 1823 में यह लिपि प्रकाश में आई। तो हड़प्पा जो लिपि है उसका पहला नमूना कब मिला? 1853 में, 1853 में, और प्रकाश में कब आई? 1923 में, ठीक है। तो और क्या, ये जो वर्ड्स वाले क्वेश्चन आते हैं या सन वाले, तो ये आपको मेन इंपॉर्टेंस याद कर लेने चाहिए, जो जिससे कि क्या नाम है ये पेपर में आपके 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस तरीके से पेपर में इनको पूछने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो हड़प्पाई लिपि में जो चिन्हों की संख्या वो 26 होगी, क्योंकि जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें जो सब चिन्ह मिले हैं वो 26 मिले हैं। हड़प्पाई लिपि में जो है चिन्ह मिले हैं सबसे लंबे अभिलेख में, जो सबसे लंबा अभिलेख है उसमें मिले 26 चिन्ह। तो हड़प्पाई लिपि में लगभग जो है वो 375 से 400 के बीच
बीच थी, जो चिन्हों की संख्या है हड़प्पाई लिपि में वो कितनी है, 375 से 400 के बीच में। इतनी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है ना। जैसे कि इतनी ज़्यादा मतलब कौन याद करेगा 375 से 400 के बीच में चिन्हों की संख्या, ठीक है। तो और ये देखिए हड़प्पाई लिपि ये लिपि जो है आज तक पढ़ी नहीं गई है, क्योंकि यह एक चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि जो लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई है क्योंकि ये चित्रात्मक लिपि थी। और जो ये लिपि है दाएं से बाएं लिखी जाती है, ठीक है। तो ये जो लिपि है दाएं से बाएं लिखी जाती है, क्यों, कैसे पता चला? ये जैसे मैंने अभी आपको, मैं कुछ भी चीज़ लिखूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे आपको जैसे यहाँ से लिख के दिखाऊं इस तरीके से, एक मिनट, जैसे कि मैं मान लीजिए ये लिख रही हूँ ऐसे, ठीक है। तो जो मेरा हाथ है इधर से क्या नाम है बराबर चलेगा, और हो सकता है कि मैं लिखते लिखते जो मेरा हाथ है वो जो शब्द है यहाँ तक आते आते बड़े बनने शुरू हो जाए, है ना, थोड़े थोड़े बड़े हो जाए। अगर जैसे मैं ये लिख रही हूँ कि लिपि साक्षरता, ठीक है, साक्षरता व्यापक, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जो मेरी जो लाइन है वो इस तरीके से, एक मिनट, इस तरीके से जा रही है ना। जो मेरी लाइन है वो ये मेरी जो लाइन है वो इस तरीके से जा रही है, या फिर जो शब्दों का आकार है वो इस इधर की तरफ बड़ा हो रहा है, ठीक है। पर जो हड़प्पा लिपि है उसमें अगर कुछ लिखा गया है तो उसकी जो इधर से लिखना शुरू करा है उन्होंने इधर से, और इधर से लिखते लिखते ना वो इधर की तरफ बड़े हो रहे हैं, इस शब्द जो है इधर की तरफ बड़े हो रहे हैं, ठीक है, इधर की तरफ बड़े हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर बड़ा और यहाँ पर छोटा। तो क्या पता चल रहा है इससे, ये कि यहाँ से लिखना शुरू करा और यहाँ पर ख़त्म करा। जैसे कि जिस तरीके से क्या लिखी जाती है उर्दू, है ना। तो ये जो हड़प्पा लिपि है ये कहाँ से, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ में। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। और साक्षरता जो थी वो वहाँ पर व्यापक थी। अब हम पढ़ते हैं बाँटों के बारे में, ठीक है। बाँट, तो जो बाँट है ये बाँट, एक मिनट कर लीजिए, हाँ। तो बाँटों का जो सामान्यतः जो बाँट बनाए जाते थे वो सामान्यतः चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो बाँट किससे बनाए जाते थे, चट नामक पत्थर से। बाँट किससे बने होते थे, चट नामक पत्थर से, ठीक है। तो बाँटों का प्रयोग शायद आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता होगा, ठीक है। क्यों, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि जो बाँट थे वो चट पत्थरों से बने होते थे, चट नाम का एक पत्थर आता था उससे बने होते थे, और जो उनका प्रयोग था वो आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता होगा। आभूषण मतलब कि ज्वेलरी, और जैसा कि आपको पता ही होगा, और मनके का मतलब मैंने पिछली वीडियो में बताया था मोती, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन सत्ता के बारे में कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उनकी जो प्राचीन सत्ता थी वो कैसी थी, ठीक है। तो हड़प्पाई समाज में जटिल एवं कठोर फैसले लेने के लिए कार्यान्वित करने के मिलते हैं, वो जो है संकेत मिलते हैं कि हड़प्पाई समाज में जो जटिल और कठोर फैसले होते थे उन्हें उन्हें कार्यान्वित करने, यानी कि उनको उनके ऊपर कार्य करने, एक उनके ऊपर कार्य किया जाता था, ठीक है। निर्णय लिए जाते थे कि मतलब कि उन्हें चाहे अब शासकों के द्वारा किया जाता हो वो, चाहे फिर वहाँ की आम जनता के द्वारा किया जाता हो, किसी भी तरीके से किया जाता हो, ठीक है। वो तो अलग अलग पुरातत्वविदों का पक्ष है। कुछ कहते हैं कि वहाँ पर शासक थे जो कि क्या नाम है जटिल निर्णय लेने के लिए वो लेते थे, या फिर कुछ कहते हैं कि वहाँ के लोगों में ही इतनी एकता थी कि वो एक साथ ही रहते थे और सारे काम जो है मिलकर करते थे, ठीक है, एक हर चीज़ में सहयोग करके। पुरावस्तुओं में असाधारण रूप से एक रूपता देखने को मिलती है। जो प्राचीन सत्ता है वहाँ की जो पुरावस्तुएं हैं वहाँ पर एक रूपता देखने को मिलती है। जैसे घर बने हुए हैं तो सब एक ही रूप में बने हुए हैं, एक ही तरीके से बने हुए हैं, ठीक है, इस तरीके से। प्रसाद तथा शासक, ठीक है।
अब प्रसाद जो है वो हड़प्पा सभ्यता में एक महल का नाम है, प्रसाद तथा शासक। ठीक है, पुरातत्वविदों में मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो इसमें मैंने जैसे ही आपको बताया था पहले ही कि क्या नाम है, जो महल का नाम है, ये जो पुरातत्वविदों को मोहनजोदड़ो में क्या मिला है, मोहनजोदड़ो में एक क्या मिला है, विशाल भवन मिला है, जिसे क्या, उसे प्रसाद की संज्ञा दी गई है, यानी कि उस भवन का नाम, विशाल भवन का नाम जो है वो प्रसाद है। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजे की संज्ञा दी गई है। एक पत्थर की मूर्ति है जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कुछ पुरातत्वविदों का मानना था कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे, और कुछ लोग जो हड़प्पाई समाज में जो है शासक नहीं थे, और जो कि वहाँ पर, सॉरी, अरे कहाँ से, हाँ ये रहा, हड़प्पाई समाज के जो लोग थे वहाँ पर शासक नहीं थे, वह सभी जो है सामाजिक स्थिति समान थी। ठीक है, जो वहाँ के लोगों की सामाजिक स्थिति समान थी, यानी कि मतलब कि कोई वर्ग भेद नहीं होता था। सामाजिक स्थिति समान होने का मतलब कि कोई वर्ग भेद नहीं होता था, कि तुम समाज में तुम नीची जाति के हो, कि तुम ऊंची जाति के हो, कि तुम ये हो, तुम वो हो, इस तरीके से कोई भेदभाव नहीं होता था। इसलिए वहाँ की सामाजिक स्थिति जो समान थी, क्योंकि वहाँ पर ये अगर शासक नहीं होंगे, ठीक है, कुछ पुरातत्व मानते हैं कि क्या नाम है, वहाँ पर शासक नहीं थे, इसीलिए क्या नाम पर वहाँ पर क्या था, समाज जो है, समाज में सामाजिक स्थिति सबकी बराबर थी। कुछ पुरातत्वविदों का मानना था कि शासक होंगे, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलग अलग राजा होंगे, पर कुछ जो पुरातत्वविद थे वो ये मानते थे कि शासक होंगे, और जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है ना, इनके अलग अलग शासक होंगे, एक ही नहीं होगा बल्कि अलग अलग होंगे। और कुछ ये तर्क देते हैं कि पूरा हड़प्पाई समाज जो है एक ही राज्य था, समानताओं, नियोजित बस्तियों के साक्षी, ईंटों के प्रकार ये निश्चित अनुपात में है। मतलब ये है कि जो कुछ पुरातत्वविद हैं वो तर्क देते हैं कि जो हड़प्पाई समाज है वो एक ही राज्य था वो पूरा का पूरा। ठीक है, जिसमें चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, ये सब क्या था, एक ही राज्य था। और इस क्यों, कैसे पता चल रहा है, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिना ऐसे ही तो कह नहीं रहे, उन्होंने कुछ देखा होगा जब भी तो कह रहे हैं। तो वहाँ पर जो समानताएं दिखती हैं, नियोजित बस्तियाँ दिखती हैं, ये मतलब एक ही तरीके से उनका नियोजन किया गया बस्तियों का। घर बनाने के लिए जो है ईंटों का यूज़ किया गया है, पक्की ईंटों का। ये सब जो है उनको जो जैसा हड़प्पा में दिखा वैसा ही मोहनजोदड़ो में दिखा, इस तरीके, इसलिए ठीक है वो ऐसा कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सभ्यता के अंत के बारे में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी विकसित और अच्छी जो सभ्यता है वो अचानक से खत्म हो गई और उसका अंत हो गया। तो जो हड़प्पा सभ्यता के अंत के वैसे तो कोई कोई निश्चित कारण नहीं है पता है, लेकिन फिर भी जो, सॉरी ये मैंने वैज्ञानिक लिख दिया, यहाँ लिख लेना पुरातत्वविद। ठीक है, पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविदों के एक, पुरातत्वविद, ठीक है, पुरातत्वविद, ये पूरे वैज्ञानिक को काट दो। ठीक है, परंतु जो पुरातत्वविदों के अनुमान के अनुसार कुछ कारण जो है वो बताए गए हैं। क्या इन कारणों से हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा कि इन कारणों के कारण से हो गया हो अंत जो हड़प्पा सभ्यता है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि इस जो ये चैप्टर है इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, सब कुछ क्या है, अंदाजे पे चल रहा है, कि एक अनुमान लगा रखा है कि ऐसा हुआ होगा। तो अब सबसे पहला कारण क्या है, जलवायु परिवर्तन। सबसे पहला कारण है जलवायु परिवर्तन। क्या पता हड़प्पा सभ्यता के वहाँ का जो है एकदम से जलवायु जो है वो उसका परिवर्तन हो गया हो, इस कारण से जो जिससे कि वहाँ के लोग हैं वहाँ पर रह नहीं पा रहे हों, वो उनको जलवायु सूट ना कर रही हो, वहाँ रहने के उनके अनुसार जिस तरीके की जलवायु में रह रहे थे उनके प्रतिकूल हो, अनुकूल ना हो। तो इस कारण से जो है वो वहाँ के लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिससे उनका अंत हो गया। वनों की कटाई हो गई, बहुत ज़्यादा जो है क्या करा, वनों की कटाई कर दी, जिससे कि पेड़ पौधे नहीं बचे, तो उनका जो जीना है वो भी अच्छा नहीं रहा। मतलब आपको खुद ही एक्सप्लेन करके लिखने में आपको कुछ पॉइंट्स बता दे रही हूँ। ठीक है, बाढ़ आना, क्या पता अचानक से बाढ़ आ गई हो बहुत भयंकर, जिससे क्या नाम है उनका अंत हो गया हो। नदियों का सूखना या नदियों का मार्ग बदल लेना, हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी नदी बहती थी वो सारी सूख गई हो, या फिर उनका मार्ग बदल गया हो, वो कहीं और चली गई हो मुड़कर। जैसे कि मार्ग बदल लेने का मतलब अगर एक नदी यहाँ से निकल रही
रही है और वो यहाँ आ रही है, ठीक है। तो उसने क्या करा, अपना जैसे मार्ग बदल लेने का मतलब इधर मुड़ गई, ठीक है। अब जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये बह रही है, बहते बहते क्या होगा, ये सीधी सीधी बह रही है, पर ये जैसे जैसे अपना मार्ग बदलेगी ना, है, तो ये जो इधर जा रही है नदी यहाँ से कट जाएगी, तो इधर ये इतना सा हिस्सा बचेगा, ठीक है। वो चाप झील आपने पढ़ा होगा, वही वाला सीन, ठीक है। नदियों का मार्ग बदल गया होगा, भूमि का जो है वो अत्यधिक उपयोग कर लिया गया होगा, जो भूमि है उसका जो है अत्यधिक उपयोग कर लिया, और उसको जैसे कि जैसे अनाज उगाते हैं तो उसकी जैसे भूमि के लिए कुछ पोषक तत्वों की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरीके से जो भूमि है उसका बहुत ज़्यादा उपयोग कर लिया होगा, जिससे कि वो बंजर हो गई होगी, ठीक है। तो आर्यों का आक्रमण, तो आर्य और द्रविड़, तो जो उत्तर भारत के लोग होते थे उन्हें आर्य, और जो दक्षिण भारत के लोग होते थे उन्हें द्रविड़ कहा जाता था। तो जो उत्तर भारत के लोग थे उन्होंने आक्रमण कर दिया होगा, ऐसा कहा जाता है कि आर्यों ने जो है हड़प्पा सभ्यता के ऊपर जो है आक्रमण कर दिया होगा, तो इस कारण से इसका अंत हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ।